हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चा, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट 21 लेके आए हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हर बार हम आपको वीकली करंट अफेयर्स के सेट प्रोवाइड करते हैं, तो उसी क्रम में ये वाला सेट भी आपके लिए होगा, सेट 21। ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है अपन को, जितने भी हम पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चंस, उनको या तो आप नोट डाउन कर लिया करो ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इनको पढ़ना। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। यहां पे हमने कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने कुछ लाइंस यहां पे विजिबल की हुई हैं। इसे जूम करके आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। पहले सवाल पूरा पढ़ लिया करो अच्छे से, तब आप आंसर लगाया करो। पूछा गया है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में खबरों में था, दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में स्थित है, यह ध्यान रख के चलना है। तो उदंती टाइगर रिजर्व जो न्यूज में है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो क्या आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। न्यूज में क्यों था? देखो, क्योंकि हाल ही में यहां पे क्या है, अतिक्रमण का मुद्दा रहा है। मतलब अब होता ना कि आजकल इंक्रोचमेंट, लोगों का आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गया, हर चीज में ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है। तो ये इंक्रोचमेंट वाले दायरे में आ गया था, और छत्तीसगढ़ राज्य में तो है ही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित बाघ अभयारण्य को अपने बफर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सिंपल सा पॉइंट है। आप ये कह सकते हो कि सर टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व है तो यहां पर इंक्रोचमेंट जो देखने को मिला है लगातार, जो यहां पे हम अतिक्रमण देख रहे हैं, तो अतिक्रमण की वजह से यहां पर टाइगर्स को दिक्कत आ रही है, और इसकी वजह से ये न्यूज में था। तो सरकार ने इस पे काफी एक्शन भी लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चीज के लिए, तो इसलिए ये न्यूज में है। कर पाओगे आप? उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इमेजेस विजिबल मैंने यहां पे की हुई हैं। उदंती सीतानगी टाइगर रिजर्व को मैंने यहां पे आपको दिखाया भी, आप चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है। मैं यहां पे और क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। ओके, तो इसका यहां पर कुछ एरिया भी यहां पे दिए, इसको डेवलपमेंट दिखाया गया। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2008 और 9 में। ठीक है। टू सेपरेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बना है ये, उदंती और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो दो सेंचुरीज का मर्जर पॉइंट है। 2008 और 9 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। SEZ सेज की बात कर रहा है। एंड डीप सी पोर्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्लाउक्यू और SEZ और गहरा समुद्री बंदरगाह, एक तो है सेज SEZ और एक है डीप सी पोर्ट, जो दोनों खबरों में था, किस देश में स्थित हैं, आपको बताना है किस क्षेत्र में ये पड़ेंगे। तो राइट आंसर में आपको क्या करके चलना है बच्चा? ओके, तो ये पढ़ेंगे आपके म्यांमार के अंदर। ठीक भाई। तो म्यांमार आपके लिए आंसर होगा सी, म्यांमार में है। तो एक तो है सेज SEZ और एक है डीप सी पोर्ट। ठीक है। सेज क्या है? एज ए इकोनॉमिक जोन टाइप का होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है सेज। और डीप सी पोर्ट तो आप सब जानते हो, गहरे सागरीय क्षेत्रों को कहा जाता है, जहां पे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन पॉइंटों पे देखे जाए तो ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज वहां पे ज्यादा रहती हैं। देखो, चीन पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। वैसे मैंने आपको कहा था कि कोको स्ट्रेट, जो म्यांमार का कोको स्ट्रेट है, उस पर भी चीन के सर्विलेंस लगे हुए हैं, वहां भी वो अपनी दखलंदाजी कर रहा है। तो ऐसे ही म्यांमार के रखाइन राज्य में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलप कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। तो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है। इस परियोजना में जो क्लाउक्यू SEZ और गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण शामिल है। मतलब चाइना यहां पर जो स्ट्रेटेजिक यूज कर रहा है वो हमारे लिए बंगाल की खाड़ी
तक एक पहुंच को ज्यादा मजबूती से प्रदर्शित करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है। आपने देखा वो पहले साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम कर चुका है, अब वो बंगाल खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। चाइना लगातार अपना एरिया क्रिएट कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, और ये जो संभावनाएं जो बन रही हैं वो खास तौर से उन स्टेटों में बन रही हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। अब म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब में चाइना की पहुंच बढ़ती जा रही है। अगर इन सब में चाइना की पहुंच बढ़ती है तो हमारे लिए एक समस्या बनती है। ठीक है, तो आंसर होगा म्यांमार। तो यहां पे आप देख पाएंगे, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो चाइना यहां पे क्रिएट कर रहा है। आप यहां पे चित्र में देख पाएंगे, इस तरह से वो इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहा है, SEZ बना रहा है, और डीप सी पोर्ट पे वो एक तरह से विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट जो यहां पे दिखाई गई है, इस तरह से वो यहां पर डेवलपमेंट आपके लिए यहां पे जो संभावनाएं बना रहा है वो भारत के लिए बंगाल की खाड़ी पे पहुंच बनाने के लिए वो इस तरह से कर रहा है वो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो शेख हसीना का संबंध किस राजनीतिक दल के साथ रहेगा? तो आंसर होगा अवामी लीग। क्या होगा आंसर में? अवामी लीग के साथ उनका संबंध है। तो आप करके आना आंसर में अवामी लीग। ठीक है, ओके। देखो अंडर हर लीडरशिप में अवामी लीग ने बांग्लादेश के आम चुनाव में 300 सीटों वाली जो उनकी संसद है, पार्लियामेंट है, 200 सीटें जीती है भाई इस बार, ध्यान रखना। तो शेख हसीना ने 200 सीटों पर विजय हासिल की है, और इस महत्वपूर्ण जीत ने न केवल प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना की स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि बांग्लादेश की जो राजनीति है उसमें अवामी लीग की मजबूत उपस्थिति और प्रभाव की भी पुष्टि की है। तो मेजर पार्टी बन गई है बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी, जो कि शेख हसीना का दल है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना क्वेश्चन ये पूछा गया कि शेख हसीना जो हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की, वो किस पार्टी से संबंधित है? क्वेश्चन ये है, तो आंसर आराम से कर पाओगे, अवामी लीग। नेक्स्ट देखो, शेख हसीना तो सब जानते ही हो आप। ठीक है, चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है वो बांग्लादेश की। ओके, ओरका जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था, किस प्रकार का वाहन है? ओरका की बात चल रही है। दैट वाज रिसेंटली डिलीवर बाय बोइंग टू द US नेवी इज व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल? ठीक है, तो ओरका कैसा वाहन है बच्चा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, बिना चालक दल वाला समुद्री वाहन है ओका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप आंसर सी करके आना, बिना चालक दल वाला समुद्री वाहन। ठीक है, इसमें कोई चालक नहीं होता और ये समुद्री वाहन है ओरका। तो ओरका जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया है। बोइंग आपको याद है ना, बोइंग एक बड़े बड़े प्लेन बनाता है जो भारी भरकम सामान को इधर उधर मूव कराते हैं। ठीक है, तो नौसेना को सौंपा गया है, अमेरिका एजेंसी है ये पूरी, एक अतिरिक्त बड़ा बिना चालक दल वाला अंडर सी वाटर बिना चालक दल वाला स्वायत्त पनडुब्बियों की इस नई श्रेणी को लंबी अवधि के महत्वपूर्ण मिशनों को पूरा करने और विशेष रूप से बदलते वातावरण और विवादित जल में समुद्री प्रभुत्व हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान देना, मतलब ये एज ए ग्रुप ऑफ आपके सबमरीन जैसा ही है पूरा सिस्टम जो बनाया रखा है। ठीक है, बिना चालक दल वाला होगा और ये पानी में अमेरिकी नौसेना की और ज्यादा मजबूत पहल को बिल्ड करेगा, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि अमेरिकी एजेंसीज को और ज्यादा मजबूत प्रदान करेगा ये पानी के अंदर। ओके, तो ओरका की मैंने यहां पे इमेज बनाई, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पनडुब्बियों जैसी आकृति है इसकी, बट थोड़ा सा इसका जो पार्ट है थोड़ा सा नैरो टाइप का है, बहुत ज्यादा बड़ा विशाल क्षेत्र नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके ओरका का। US नेवी अनवेल कर रही है इसको ओरका को। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज अनमेड अंडर शी व्हीकल, ध्यान रख के चलना। ठीक है, ये भाई, तो बिना चालक दल वाला, इसमें कोई चालक नहीं होगा। नेक्स्ट, शिशुदु मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। देखो
पुरस्कार का नाम है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अवार्ड का नाम है, ठीक है। 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार किस भाषा के प्रख्यात लेखक हैं? तो आपको भाषा का नाम बताना, तो आंसर होगा बंगाली भाषा के। क्या करके आना अपन को? बंगाली, ठीक है। तो बांग्ला भाषा में अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय साहित्य में उन्होंने योगदान प्रदान किया है। 90 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं भाई ये, ठीक है, जिनमें यात्रा वृत्तांत, उनके जो ट्रैवलिंग अलायंस होंगे वो, और बच्चों की कथाएं उसमें, ठीक है भाई, चिल्ड्रंस फिक्शंस होंगे, ट्रैवल वॉक्स होंगे उनके, ठीक है। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, इसका नाम दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेंपु के नाम पर रखा गया है और यह उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बांग्ला भाषा का एक प्रतिष्ठित सम्मान, आप ये जो रचना लिखी गई है, जो बंगाली में किस भाषा के प्रख्यात लेखक, तो ये जो रचना है वो बंगाली में है और कन्नड़ कवि कुवेंपु के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। बड़ा फेमस पुरस्कार है, ध्यान रखना, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार, जो इस बार जीता है शिशु मुखोपाध्याय ने, ठीक है। और आंसर करना बंगाली। किस भाषा का कवि है तो पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट, यहां पर फोटो विजिबल आपको दिखाई जा रही है, ये फोटो जो आप देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, देखो प्रोफेसर फोटो आपके सामने आ रखी है, जिन्हें हाल ही में 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। देखो नाम से पहचान लोगे, एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत की कृषि, आप है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर माने गए भारत में, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया था उन्होंने, तो 14वें स्वामीनाथन पुरस्कार जो है उनके विजेता है ये प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? तो क्या करके आना अपन को आंसर में? एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान से संबंधित होंगे, क्योंकि कृषि में दिया गया ये बहुत बड़ा अवार्ड भी है, तो ये संबंध भी आपका कृषि से रहेगा, ध्यान रख के चलना, एग्रोनॉमी, ठीक है। वैज्ञानिक विस्तार विषय के रूप में पहचान जाने वाले प्रोफेसर कंबोज का कार्य कृषि विज्ञान में प्रभावशाली रहा है। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में काम किया है, काफी सारे इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो रिलेटेड कर देना आप इसको एग्रीकल्चर के साथ। क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में 14वां? तो कंबोज करके आना, ठीक है। कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है भाई? ओके, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट ऑन द मैपल्स ऐप? एक ऐप पर वो सभी तरह के जितने भी दुर्घटना है उनको स्पॉट कर पाएगा, तो ये आंसर होगा आपका पंजाब। क्या करके आओगे आंसर में? पंजाब वो पहला राज्य बन गया है जो मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले जो स्पॉट हैं उनको विजिबल कर पाएगा। ओके, क्या है ये चीज, ध्यान देना। ये कुछ मैप आप यहां पे देख पाए, पंजाब ने किया है इस चीज को, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेट टू मैप, ये बिकम्स विजिबल करेगा ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को दिखा देगा कि भाई किस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, तो हम तुरंत वहां पे पहुंच बन जाएगी और जल्दी से जल्दी सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था उस जगह पर हो पाए, क्योंकि वो मैप पे आ जाएगी ना वो जगह कि कहां पे वो एक्सीडेंट हुआ, वो चीज वहां पे विजिबल हो जाएगी, तो इजीली वहां पर पहुंच भी आसान बन जाएगी। पुलिस की और मेडिकल की ये सब सुविधाएं आराम से वहां पर विजिबल हो सकती हैं, ठीक है। देखो मैप माई इंडिया द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप, ये एक ऐप है मैपल्स ऐप, सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करना पंजाब भारत का पहला राज्य बन गए। उसमें जितने भी स्टेट वो साइट्स हैं 784 दुर्घटना जितने भी साइट्स हैं उन सबको विजिबल कर रहा है। मैपल्स ऐप पंजाब में ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में वास्तविक समय में ट्रैफिक अपडेट और वॉइस अलर्ट प्रदान करता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों के बारे में मोटर चालकों को सचेत करके सुरक्षा बढ़ाना है। मतलब पहले से ही आपको बता देगा कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में खतरा है, तो या तो आप स्लो चलिए या जो भी कंडीशन होगी, तो आपको पहले से ही इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आप सुरक्षित वहां पर रह पाएंगे। इस चीज की सुविधा इस ऐप के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप बनेगा आपके लिए पंजाब।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिसेंटली व्हाट न्यू रिक्रूटमेंट हैज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज सीकिंग इलेक्शन सिंबल। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की है? तो बताना आपको कौन सी आवश्यकता शुरू की है चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए। तो आप बताना भाई कौन सी यहां पर आवश्यकता शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप चेक कर पाएंगे, तो इसमें आंसर होगा ऑडिटेड अकाउंट, लेखा परीक्षित खाता, यह आएगा आंसर में। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए, एक होता है जिनको मान्यता प्रदान की गई, ठीक है, एक होता है आपका नॉन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल जो पार्टीज होंगी, उनके लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की। तो भैया ये ऑडिटेड अकाउंट आपको विजिबल यहां पर करने हैं। देखो, इन पार्टियों को आप चुनाव चिन्हों के लिए अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनावों के व्यय विवरण और एक अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर पूर्त करने की आवश्यकता है। नए नियम 11 जनवरी से प्रभावी होंगे। मतलब साफ है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे मान लो ना अनऑथराइज्ड होंगी, मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई नया सिंबल चाहती हैं तो उन्हें नया सिंबल तभी चुनाव आयोग की तरफ से मिलेगा जब वो ये बता पाए कि उन्होंने कितना खर्च किया है पिछले चुनावों के अंदर। तो यहां पे विजिबल किया गया 2 चुनावों का उनको व्यय दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई, और एक रजिस्टर्ड एक जो एविडेंस है वो उन्हें पेश करना पड़ेगा, खास तौर से एक पदाधिकारी के साइन के साथ, ठीक है। तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा आपका 11 जनवरी से। अगर किसी को भी नई पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल चाहिए तो उनको ये सब सुविधा, मतलब ये सब कुछ करना पड़ेगा। अपना पहले डाटा विजिबल सरकार को करना पड़ेगा, तब उन्हें सिंबल मिलेगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग आप सब जानते हो, भारत निर्वाचन आयोग की ये पहल है। अब कोई भी ऐसा नहीं कि उठा के चलो मेरा भी आप सिंबल बना दो, ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा आप सिंबल ले रहे हो तो आपने कितना कितना खर्चा पहले के चुनाव में किया है, ठीक है। आगे देखो, विच कंपनी रिसेंटली सिक्योर ए कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वे इंडिया फर्स्ट पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर यूजिंग ड्रोन। हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध हासिल किया है? तो किस कंपनी की बात हो रही है कि ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करें, मतलब मेट्रोस के जो मेट्रो जो चलती हैं उनका सर्वेक्षण कर सकता है ड्रोनों के माध्यम से। उस कंपनी का नाम आपको बताना है, किस कंपनी की बात चल रही है यहां पर। तो आंसर होगा आईजी ड्रोन, तो आंसर होगा सी, आईजी ड्रोन होगा, ठीक है। तो आईजी ड्रोन एक कंपनी है, भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। ड्रोन का उपयोग करके उत्तराखंड, ध्यान है, उत्तराखंड में भारत के पहले पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो कॉरिडोर देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को कवर करते हुए इसकी निर्माण प्रगति का सर्वेक्षण करने का अनुबंध जीता है। उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरों और अन्य सेंसरों के लैस इसके यूएवी भारत की पहली नियो मेट्रो मानी जाने वाली परियोजना की हवाई मैपिंग करेंगे, ठीक है। मतलब ये होगा इसमें कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट जो बन रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार वाला, इस पर विजिबिलिटी और बढ़िया क्लियर हो पाएगी इन ड्रोन के माध्यम से। तो ये चेक कर पाएंगे भाई कितना वहां पे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। देखो कुछ इमेजेस ऐसे कुछ बनी हुई है, तो ऐसे ड्रोन आप यहां पे देख पाएंगे। तो ड्रोन के माध्यम से ये जांच बहुत आसानी के साथ हो पाएगी कि प्रोजेक्ट पे कितना काम हो रहा है। देखो ड्रोन की मदद से मेट्रो प्रोजेक्ट को यहां पे विजिबल किया जा रहा है, ठीक है भाई, तो ध्यान रख के चलना। Okay, what is the full form of FMR as mentioned in the news regarding India's border with Myanmar? ठीक है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लेखित FMR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो FMR का पूर्ण रूप बताना है भाई, इसका पूर्ण रूप क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप चेक कर पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा फ्री मूवमेंट रिजिम।
मुक्त आंदोलन व्यवस्था करके आना है, फ्री मूवमेंट रिजिम, ठीक है भाई, एफएमआर। यह सीमा के दोनों ओर रहने वाले आदिवासी समुदायों को बिना वीजा के सीमा पर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देता है। भारत और म्यांमार सीमा पर ध्यान देना, तो जो भारत और म्यांमार सीमा है वहां पे बिना किसी भी वीजा के आप 16 किलोमीटर मूव कर पाओगे, यही सुविधा दे रहा है आपको, ठीक है, एफएमआर। हालांकि बढ़ते अवैध आवर्जन और सीमा पार अपराध से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने एफएमआर योजना को बंद करने और म्यांमार के नागरिकों को प्रवेश के लिए वीजा अनिवार्य करने की योजना बनाई है। हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो लगातार हमें दिक्कत तो आ रही है। भारत को समस्या सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं है, बांग्लादेश से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ठीक है, इन सब से भी हमें प्रॉब्लम है। और खास तौर से जो इंटरनल टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका का काफी बड़ा हाथ है, तो ध्यान रखना। इसलिए भारत चाहता है कि जो एफएमआर वाली जो स्कीम है इसे बंद किया जाए और म्यांमार के नागरिकों को अब वीजा दिया जाए। अगर वो इंडिया में आना चाहते तो वीजा लेके आइए, ठीक है भाई, ओके। तो एफएमआर पूछ सकता है, न्यूज में है, तो एफएमआर का मतलब होता है फ्री मूवमेंट रिजिम, 16 किलोमीटर की वो मूवमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये फ्री मूवमेंट रिजिम को यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, आप मैप पे इसे अच्छे से देख पाएंगे। इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो 1643 किलोमीटर है और यहां इस बॉर्डर पर आप 16 किलोमीटर एफएमआर के थ्रू मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखी हुई है। आगे देखो, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है, ठीक है, वाई भारत मैटर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। बुक का नाम दिया गया है, ऑथर का नाम पूछा गया है, सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर होगा विदेश मंत्री, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, डॉक्टर जयशंकर। तो डॉक्टर जयशंकर की बुक है, ठीक है, वाई भारत मैटर्स। नई दिल्ली में इस बुक का विमोचन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पिछले एक दशक में विदेश नीति में भारत के परिवर्तन की ये जांच करता है कि कितना चेंजेस किया जब से हमारे पीएम मोदी साहब बने। ये भारत के विकास को रामायण से भी जोड़ रहा है भाई, भारत के विकास को। तो इस पुस्तक को आप यहां पे देख पाएंगे, वही भारत मैटर्स, एस जयशंकर की बुक है। इसके अंदर, बुक के अंदर क्या चीज दिखाई जा रही है, इस बुक में जो मोदी साहब के जो टाइम रहे हैं, जिसमें मोदी साहब आए हैं, तो मोदी सरकार जितने टाइम यहां पे रही है उस दौरान हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनमें कितना बदलाव आया है, इस चीज को इस बुक के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आंसर होगा जयशंकर। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, 3 संकेत मिला है इनको। एक तो है आपका खामती राइस को, एक याक चूरपी को और एक चांगलांग टेक्सटाइल, मतलब थांगसा टेक्सटाइल जो है उनको, ठीक है। यहां पे लिख भी रखा है 3 उत्पाद है यहाँ पे, केकरी तिब्बती निवास द्वारा हस्तनिर्मित तिब्बती कालीन, ठीक है, ओके। यहां जो लाइन है थोड़ा ध्यान देना, इसको चेंज कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर से दिखा रहा है आपको, ये इनको ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है, आप उस इमेज को देख सकते हो। एक तो याक चूरपी है, ये जो याक नहीं होते जो आपने देखोगे, एक बड़ा सा जानवर याक जो ना, याक, उसके दूध से बने हुए आइटम्स है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, चीज, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश याक ब्रिड जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे दिखाया जा रहा है। एक तो याक चूरपी है और एक कामती राइस है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नामसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और एक ये है तांगसा टेक्सटाइल, ठीक है। और ये एक मेनली बेस है चांगलांग के अंदर, कंसिस्ट ऑफ सब ट्राइब्स है, ट्राइब के द्वारा बनाए गए ये टेक्सटाइल कपड़े हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट रहना, यांगचा चूरपी, एक कामती राइस और एक थांगसा टेक्सटाइल, ठीक है भाई। ये 3 चीजों को आप ध्यान रखना, और ये यहाँ पे इनकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से ना। ये टेक्सटाइल्स कपड़े हो गए, ये आपका राइस की किस्म हो गया कामती राइस, और ये आपका याक के थ्रू जो उनके मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको यूज किया गया है, ठीक है। तो चीज वगैरह बनती है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयां खरीदने के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? अच्छा, इसके हमने आंसर लगा दी ना, देखो चेक कर लें एक बार।
इसका आंसर लगा दिया हमने, ठीक है, डी आंसर होगा इसका। डिटेल मत देखना, इसकी डिटेल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रखा है, ठीक है, तो डिटेल आप चेक ना करें इसकी, बाकी आप इसकी इमेजेस को देख के फिर चेक करना। नेक्स्ट, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयां खरीदने के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? NATO has signed a contract to buy 1000 यूनिट ऑफ विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो आंसर होगा पैट्रियट, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? पैट्रियट होगा इसका आंसर सी, इसका आंसर सी होगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर पाएंगे आप। नाटो ने रूस से खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूरोप में सदस्य देशों द्वारा 1000 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए $5.5 बिलियन के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसके मित्र देश हैं यूरोप में, उनके थ्रू, ठीक है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रिक प्रणालियों का उपयोग कीव द्वारा चल रहे युद्ध में रूस के हमलों को विफल करने के लिए किया गया है, ठीक है भाई, ध्यान देना। रूस के बढ़ते हुए हमलों के मद्देनजर नाटो अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या होंगे? ये मिसाइल प्रणालियां हैं। पैट्रियट नामक एक मिसाइल प्रणाली होगी, उसकी 1000 यूनिट वो खरीद रहा है, ठीक है भाई, और इसके लिए वो यूरोपियन एजेंसीज के साथ संधि कर रहा है, ठीक है भाई। तो नाटो कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली ले रहा है? पैट्रियट, ठीक है। आगे देखिए, ये पैट्रियट टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आपको मिल जाएगी, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। पैट्रियट के माध्यम से आप काफी दूर तक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता बढ़ा पाएंगे, लॉन्ग रेंज बन जाएगी इससे, ठीक है। हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 जनवरी। आपको याद होगा 9 जनवरी जो डेट है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे, उन्हीं के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत वापसी की याद में हर साल प्रवासी भारत दिवस या एनआरआई दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे और ये पहली बार 2003 में मनाया गया है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, पहला 2003 में हुआ था। महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया लौटे थे तो उनकी याद में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओके, ये प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई डे भी आप कह सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए थे ना अपने काम के लिए, लॉ की, आपको पता होगा दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गए थे अफ्रीका, और फिर जब वो लौट रहे थे तो जो भारत में आ गए तो उनकी याद में यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई दिस ईयर? कौन करेगा भाई इसमें? इसका राइट आंसर होगा इंडिया। कौन करेगा? इंडिया करेगा इस बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता। भारत यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। देखो इंडिया का स्टेटस कितना बड़ा हो चुका है हर चीज में, पहली बार होगा भाई ऐसा, ठीक है। भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा और 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत में होगा भाई ये, तो ये 46वां सत्र होगा, ध्यान रखना। 21 जुलाई से और 31 जुलाई 2024 तक ये होना है, टाइम दे दिया आपको, इस टाइम पे होगा और 46वां सत्र की हम मेजबानी करेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज, ये ध्यान रखे चलना, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा इसे पहली बार। यूनेस्को की विरासत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारी घोषित की गई है, यूनेस्को 2 प्रकार की साइट घोषित करता है, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज करता है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग होती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से जो घोषणाएं होती हैं उनमें भारत इसकी मेजबानी कर रहा पहली बार, ठीक है, ध्यान रखे चलना। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? Who won the बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर्स अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024? तो आंसर आएगा क्रिस्टोफर नोबल, ठीक है, ये होगा आंसर। बी करके आना, गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है वो किसको मिला है? तो इनको मिला है, नोलन को, ठीक है। फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं, ध्यान रखना, ओपेनहाइमर।
गोल्डन ग्लोब 2024 के अंदर इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है भाई। और गोल्डन ग्लोब का ये 81वां संस्करण था जो कैलिफोर्निया में हुआ था, ठीक है। और मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है सिलियन मर्फी को। तो जो अभिनेता है वो तो मर्फी है, और जो डायरेक्टर है गोल्डन ग्लोब का वो कौन है, वो होगा नॉलन। कर पाओगे आराम से। ओपेनहाइमर के ये निर्देशक हैं। इनका ये फोटो आप देख पाएंगे, ठीक है। ये इनका इमेज है, क्रिस्टोफर नॉलन। इनको मिला बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में, गोल्डन ग्लोब में इनको अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर के लिए। पहचान लोगे आराम से। ओके, नेक्स्ट। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है। ओके, बंगाल की खाड़ी में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहां पर डीप सी जो प्रोजेक्ट है उसमें जो तेल का प्रतिदिन कितना तेल निकलेगा इसका संचालन कौन कर रहा है, भारत की कंपनी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। लगभग प्रतिदिन के हिसाब देखें तो 45,000 बैरल तेल और 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन यहां से होने की संभावना है। और ये वर्तमान देखी जाए तो भारत के तेल प्रोजेक्ट का 7% और गैस का भी 7% इससे इंप्रूवमेंट होगा। तो इसकी जो मेजबानी है या इसको डील कौन कर रहा है या इसको मैनेज कौन कर रहा है, तो भारत की संस्था है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन, ध्यान रखना, कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के कुएं और गैस के कुओं की यहां पर खोज कर रही है, ठीक है। देख पाएंगे ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी गहराइयों से उभरा ऊर्जा सुरक्षा का विश्वास यहां पे दिया हुआ है। इसको मेजबानी कर रहा है आपका ओएनजीसी। नेक्स्ट, कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। भाई कड़ियाल साड़ी बताना आपको किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या करके आओगे आंसर में, वेस्ट बंगाल होगा और इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जीआई टैग का मतलब वो बेस्ट पॉइंट बन जाता है उस चीज के लिए, और ग्लोबली एनवायरमेंट के रिगार्डिंग दिया था कि वो एनवायरमेंट को खराब नहीं करेंगे, ठीक है। पश्चिमी बंगाल कुछ अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है। इसमें सुंदरबन शहद है, जलपाईगुड़ी जिले का काला नूनिया चावल है, तंगेल और गोरोड है, ठीक है। तो ये सबके लिए जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग एनवायरमेंटली फ्रीडम हो जाती है कि आपके द्वारा बनाए गए उन सामानों से कोई एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है। देखो ये है जीआई टैग मिला है इन साड़ीज को, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। तो आंसर हो जाएगा बी.आर. गवी, ठीक है, जस्टिस बी.आर. गवी को किया गया है। आंसर होगा जस्टिस बी.आर. गवी। क्वेश्चन नंबर 19 देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवी को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। गवी ने वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है। अब क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी सेवा समिति है वहां पे अलग अलग समिति है, मतलब सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस जो कमेटी है उसके ये हेड है, लीगल सर्विस कमेटी के। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कमेटी बनी हुई है, उसमें एक कमेटी के हेड ये है जस्टिस बी.आर. गवी, ठीक है। ये है जस्टिस बी.आर. गवी जिनको ये मौका मिला, लाइव लॉ देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये लीगल कमेटी के हेड है। ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी सको, आप देख पाएंगे यहाँ पे SKAO विच इंडिया हैज ज्वाइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का वैश्विक मुख्यालय जिसमें भारत शामिल हुआ है किस देश में स्थित है। ओके, तो क्वेश्चन बना हुआ है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है और उसके संबंध में भारत उसका मेंबर है और इसका मुख्यालय है भैया यूनाइटेड किंगडम। क्या है ये, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का वैश्विक मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम यूके में, इंग्लैंड में। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल होने के लिए भारत की मंजूरी अंतर सरकारी संगठन का सदस्य बनने में महत्वपूर्ण। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप
टेलीस्कोप परियोजना है। बात समझ रहे हैं आप? स्क्वायर किलोमीटर एरे जो ऑब्जर्वेटरी है ना बेटा, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना होगी, ये देखना, इसलिए इसका नाम यहां पे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, देखो यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, यहां पर ये टेलीस्कोप है पूरे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी ग्रुप में काम कर रहा है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर देख लो आप, यहां पे सब कुछ यहां पे विजिबल किया गया है इमेजेस के माध्यम से। ठीक है, जनरल वीके सिंह द्वारा जारी पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन ये है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के आयाम, रिलीज बाय जनरल वीके सिंह। पुस्तक जारी की है जनरल वीके सिंह ने, तो आपको बताना है इसके लेखक का नाम क्या होगा। तो उसके लेखक का नाम है मनोरमा मिश्रा। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि जनरल वीके सिंह जारी की है, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही है। इमेज में आप देख के खुद ही समझ जाओगे, भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर, भारत के ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रही है बुक। इसका नाम है संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा की बुक है। हमारा जो वैदिक साहित्य है, जो हमारा जो प्राचीन जो स्ट्रक्चर रहा है भारत का, वो बड़ा धनी और संपन्न है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस बुक के माध्यम से। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति समर्पण के प्रतीक हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ, ध्यान रखना, डेडिकेट किया है उन्होंने इकोलॉजिक बैलेंस के लिए स्नो लेपर्ड को। तो भैया ये किस कंट्री ने किया है? इसका आंसर होगा किर्गिस्तान। क्या कर कहा होगा आंसर में? डी, किर्गिस्तान का करना। तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, जो कि वैश्विक स्तर पर उनकी एक अच्छी पहल है, ताकि देखो हिम तेंदुआ को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी, लगातार इसकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किर्गिस्तान ने क्या किया है, इसको अपना नेशनल सिंबल घोषित किया है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बन सकता है, अभी हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल बनाया? तो आंसर करना किर्गिस्तान। ठीक भाई, देखो ये होता है हिम तेंदुआ जो आप देख पा रहे हैं, लगातार खतरे की निशान पर पहुंच गया है, इसको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो बच्चा आज का सेशन यहीं पे एंड ऑफ करते हैं। मुझे लगा कि आपको आगे होगा समझ में अच्छे से, और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप डिस्कस करेंगे, पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.